हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एलएलपी आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपने पास एलएलपी के बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन कर लिया था, जहाँ हमने देखा था कि एलएलपी हमारी होती क्या है, इसकी नीड क्यों फील हुई थी। फिर उसके बाद हमने एलएलपी की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट हल्का पहले पढ़ा, उसके फीचर्स हमने अपने पास डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये सारे हमारे फीचर्स आ गए थे। उसके बाद एलएलपी के एडवांटेजेस हमने देखे थे अपने पास, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी क्या स्टेप्स रहेंगे, और स्मॉल एलएलपी कौन सी है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो मैंने बता दिया था कि ये अभी अभी ऐड हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूछा जा सकता है सवाल में कि ये कंपनी का टर्नओवर है, ये कंपनी की कैपिटल है, बताओ स्मॉल कंपनी है या नहीं। तो तुम्हें लिमिट्स पता होनी चाहिए, इसके अंदर बहुत ज़रूरी है लिमिट्स याद हो जाए। ठीक है चलो अगला आ रहा है हमारा स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी। तो सबसे पहला स्टेप है, हम रिजर्व करेंगे कंपनी का नेम। ठीक है, मतलब सॉरी एलएलपी का नेम, कंपनी का नेम नहीं। जैसे पार्टनर कंपनी में देखा था हमने कंपनीज एक्ट में कि कंपनी का नेम हमको रिजर्व करवाना है, वैसे ही यहाँ पे भी कंपनी का नाम आपको रिजर्व करवाना है। और एलएलपी का रिजर्व करवाने के लिए नाम कहाँ जाएगा आपका, किसके पास जाएगा, आरओसी के पास या रजिस्टर ऑफ एलएलपी, वैसे एमसीए के पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनकी वेबसाइट पर जाएगा। ठीक है, एलएलपी का जो नाम है, इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल और इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलएलपी कंपनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। तो एलएलपी का जो नाम है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिजायरेबल का मतलब ऐसा कोई नाम जो प्रोहिबिटेड है। लॉ ने मतलब एक्ट में चीज़ें मेंशन की गई हैं, कौन कौन से नाम अनडिजायरेबल हैं, आप ये नाम नहीं रख सकते, तो वो नाम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलएलपी। अगर कोई एलएलपी पहले से फॉर्म हो रखी है तो एग्जैक्टली वही नाम नहीं हो सकता, या ऑलमोस्ट नियर बाय सेम नाम नहीं हो सकता। और या फिर किसी ने अगर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कंपनी के साइन वगैरह जो तो उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। कंपनी का जो लोगो होता है, साइन नहीं लोगो, कंपनी का जो लोगो है आप उस लोगो को अपना करना चाहिए। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एम देखा है तुमने, वो क्या है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, पिज्जा हट की तुमने देखा होगा, पिज्जा हट के लोगो में एक टोपी सी बनी हुई रहती है, वो क्या है, ट्रेडमार्क है। तो आपका नाम, आपकी एलएलपी का नाम किसी के ट्रेडमार्क किए हुए नाम से मैच नहीं खाना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली, या फिर ऑलमोस्ट करीबी पास नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर आप वो नाम एलएलपी का नहीं रख पाओगे। ठीक है, आगे द एप्लीकेंट हैज टू फाइल ई फॉर्म 1 फॉर एसरटेनिंग द अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम्स। 6 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैन बी इंडिकेटेड। तो आपको फॉर्म नंबर 1 फाइल करना है और आपको नाम देखना आपका नाम अवेलेबल है नहीं, और जैसे कंपनी एक्ट में पढ़ा था 6 नाम देने होते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, वैसे यहाँ पे भी 6 नाम आपको देने हैं। और एलएलपी के नाम के आगे जब आप भेजोगे नाम, एलएलपी लिखा हुआ होना ज़रूरी है। या तो एलएलपी लिख दो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, पहला नाम रिजर्व करवाया, दूसरा नाम इनकॉर्पोरेशन करवाना है, तो इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइल करना है ई फॉर्म 2। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली होगा क्या, ई फॉर्म 2 के अंदर जो एलएलपी बनाई जा रही है उस एलएलपी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाले हैं, जो एलएलपी एग्रीमेंट है पार्टनर्स की, वो अग्रीमेंट में क्या होगा, पार्टनर्स के क्या राइट्स ड्यूटीज वो मेंशन होगा, प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें एलएलपी एग्रीमेंट में लिखी होंगी। तो दिस फॉर्म कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी एंड द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलॉन्ग विद देयर कंसेंट टू एक्ट एज सच। स्टेप 3, एग्जीक्यूट एलएलपी एग्रीमेंट। वही चीज़ अभी मैं डिस्कस करी कि एलएलपी का एग्रीमेंट उनको बनाना है, और ये मैंडेटरी है सबके लिए कि एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए। वो किस फॉर्म में फाइल होगा, वो आप ई फॉर्म 3 में फाइल करोगे। कितने दिन में, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। जब आपकी एलएलपी यहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी का एग्रीमेंट आपको सबमिट करना है आरओसी के पास, और उसके अंदर क्या क्या जाएगा, name of LLP, name address of the partners and designated partners,
फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, मतलब कैपिटल दे रहे हो तो कैश में दे रहे हो या काइंड में दे रहे हो, और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी टू पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, प्रपोज्ड बिजनेस एंड द रूल्स फॉर गवर्निंग दी एलएलपी। तो ये सब चीज़ें जैसे पार्टनरशिप में होती थी एज इट इज सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं। पार्टनरशिप डीड की चीज़ें तुम्हें याद होंगी, वो यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। अगर आपने नाम चूज कर लिया और आगे चल के आपका नाम पता चलता है, जैसे किसी को नाम मिल गया कोई, ठीक है, मान लो एक एलएलपी ने नाम फॉर्म करवा लिया ABC LLP, ठीक है, बट पता क्या चलता है कि ऐसी ही एक कंपनी और एग्जिस्ट करती है पहले से ही, ABCD LLP पहले से एग्जिस्ट करती है। उस समय पे ROC ने ध्यान नहीं दिया या उस समय पे किसी तरीके से आपको नाम मिल गया, तो जिस कंपनी से आइडेंटिकल आपका नाम है वो कंपनी चाहे तो ROC के पास एप्लीकेशन दे सकती है कि आपकी LLP का नाम चेंज किया जाए, ठीक है। तो आपको फिर अपनी LLP का नाम चेंज करना पड़ेगा विदिन 3 मंथ्स, ठीक है। तो देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 15 एंड 16, 15 एंड 16 ऊपर वाले हैं, ये देखो सेक्शन 15 ये रहा, ठीक है। तो 15 एंड 16 जो बेसिकली नाम वाले थे और इनकॉर्पोरेशन वाले थे हमारे पास, इनके अंदर इनको छोड़ दो, वो कह रहा है इनको छोड़ दो, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द LLP हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर अ नेम which is a name referred to in subsection 2 of section 15 or is identical with or too nearly resembles the name of any other LLP or body corporate or other name, the central government may direct such LLP to change its name and the LLP shall comply with the said direction within 3 months after the date of direction or such longer period as the central government may allow। तो क्या कह रहा है, आपकी कंपनी का जो नाम है दैट नेम शुड नॉट, ये तो हमने पढ़ लिया कि किसी एग्जिस्ट का LLP से सेम होना चाहिए, ना ही कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सेम होना चाहिए, ना ही अनडिजायरेबल होना चाहिए। अगर आगे चल के लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ भाई किसी के नाम से मैच करता है, किसी ट्रेडमार्क से मैच करता है, अनडिजायरेबल है, तो वो आपको ऑर्डर्स देंगे कि आपको नाम चेंज करना है। और कितना टाइम मिलेगा आपको, 3 मंथ्स के अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, provided that an application of the proprietor of the registered trademarks shall be maintainable within a period of 3 years from the date of incorporation or registration or change of name of the LLP under this act। ये पॉइंट समझ में आता है? सारी चीज़ें मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक बार खुद से भी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है ये। अच्छा, बाकी लोग क्या है ये सेंटेंस? अक्षत क्या लग रहा है? गौतम क्या लग रहा है, क्या है ये? जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर है वो अपना एप्लीकेशन वहाँ देगा ROC में। किस चीज़ का एप्लीकेशन? ट्रेडमार्क या फिर नाम का। तो जो कंपनी है उसको 3 साल का टाइम मिलेगा या चेंज करने का, क्या अपना नाम और लोग। देखो, हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा इसी के साथ तो चल रहा है, ये सेक्शन 17 चल रहा है, देखो उसी के आगे कंटिन्यूएशन में। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक LLP बनी ABC LLP, अब वो ABC LLP मान लो तुम लोगों ने एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है, तुम लोगों ने ट्रेडमार्क ले रखा है जो ABCD है, मान लो ABCD है और मेरा ABC है, तो तुम्हारा जो ट्रेडमार्क है उससे रिजेंबल करता है मेरा नाम, ठीक है। तो तुम एप्लीकेशन दे सकते हो कि भैया इसका नाम चेंज करवाओ। वो एप्लीकेशन जो ROC के पास दी जाएगी वो तुम्हें देनी है विद इन 3 years ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माई LLP,
जहाँ से मेरी एलएलपी फॉर्म हुई वहाँ से 3 साल का वक्त मिलेगा तुम्हें ये देखने के लिए कि ये फाइल करने के लिए कि भाई इस एलएलपी का नाम चेंज करवाओ। अगर तुम 3 साल बाद जागे कि नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या, ये तो हमारे जैसी रिजेंबल करती हुई एक दूसरी कंपनी भी मिल गई है, तो फिर तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ? नहीं आया? क्या नहीं आया? चेंज कराना चाहती है ना, क्योंकि मेरी एलएलपी का नाम तेरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच करता है, तो तुझे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आरओसी के पास कि इसका नाम चेंज करवाओ। कितना टाइम है? 3 साल। 3 साल कहाँ से? जब से मेरी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो अगर 3 साल के अंदर अंदर मेरे इनकॉर्पोरेशन के तूने अपना एप्लीकेशन दे दिया और उनको ठीक लगा तो वो मुझे कह सकते हैं। अगर मान ले 5 साल बाद तू कह रही और चेंज करवाओ इसका नाम, तो अब नहीं चेंज हो सकेगा। ठीक है, आगे। वेयर एलएलपी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन्स अ न्यू नेम, इट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days from the date of such change give notice of the change to registrar along with the order of the central government, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation, and within 30 days of such change in the certificate of incorporation such LLP shall change its name in the LLP agreement। तो बेसिकली क्या कह रहा है, हमने डिस्कस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट नाम चेंज करने की एप्लीकेशन आपको कहेगी, इन्फॉर्म करेगी, ऑर्डर करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां ऑर्डर करा वहां से 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में आपको नाम चेंज करना है। आपने जो नया नाम लिया, फिर आपको वो नया नाम अप्रूव करवाया, वो नया नाम आपको आरओसी के पास सबमिट करना है, और उस आरओसी के पास सबमिट कर नया नाम तो दो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर भी लिखोगे कि ये हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि भैया देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, ये लो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास पहुंचेगा। और कितने दिन में पहुंचना, ये 15 दिन में। 15 दिन कहाँ से? जहाँ से आपका नया नाम मिल चुका है आपको। ठीक, उसके बाद आरओसी के बाद जब आपने दे दिया, आरओसी आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा जिस पे आपका नया नाम होगा। अब जहाँ से वो मिला वहाँ से 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको अपनी एलएलपी अग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स ने अग्रीमेंट कर रखी है अपनी, उस अग्रीमेंट में भी अपना नाम चेंज करना पड़ेगा फर्म का 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, आगे। इफ द एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, नाम चेंज नहीं किया, ये कहना चाह रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द एलएलपी इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड, एंड आरओसी शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम एंड इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम विच द एलएलपी शैल यूज देयर आफ्टर, provided that nothing contained in the subsection shall prevent an LLP from subsequently changing its name in accordance with the provisions of section 16। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समझ में आएगी? अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के नाम चेंज करो नहीं कर रहे, जिद्दी हैं, ढीठ हैं, भूल गए, पता ही नहीं, चिट्ठी मिली ही नहीं, कुछ भी, तो 3 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नाम खुद चेंज कर देगी, जो उनको रखना है वो रखेगी, वो नाम वो आरओसी को दे देगी, आरओसी वो नाम अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा, पुराना नाम डिलीट कर देगा और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एलएलपी को इशू कर देगा। ठीक है, अच्छा, क्या हम नाम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों पे ही चेंज करते हैं, ऑर्डर्स पे ही चेंज करते हैं? नहीं, आपने आप भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। यही बात उसने यहाँ लिखने की कोशिश करी है कि आप सुओ मोटू मतलब अपनी खुद की विल से भी नाम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगला आ रहा है पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। तो सबसे पहला, एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर। On the incorporation of an LLP, the persons who subscribed their names to the incorporation document shall be its partners, and any other person may become partner of LLP by and in accordance with the LLP agreement। तो सिंपल, जैसे हमने कंपनी में पढ़ा था, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं हम? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैसे ही जो LLP है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो LLP एग्रीमेंट है, जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी लोग उस LLP एग्रीमेंट को साइन कर रहे होंगे वो बन जाएंगे उनके फर्स्ट पार्टनर्स। ठीक है, उनमें से आप चाहो तो चूज कर सकते हो कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, कौन पार्टनर बनेगा। डिस्कस किया था मैंने DP और पार्टनर वाला, कि DP ऊपर रहता है और पार्टनर उसके नीचे रह के काम करता है। पार्टनर के पास कम पावर है, DP के पास ज़्यादा पावर्स है, वो पूरी मैनेजमेंट संभालता है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि जिन्होंने भी LLP एग्रीमेंट को इनिशियली में साइन किया है वो बन जाएंगे उसके पार्टनर्स। आप आगे चल के भी पार्टनर्स और एडमिट कर सकते हो। कैसे?
जैसे आपने एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है वैसे। ठीक है, आगे तो बेसिक सिंपल से क्या कह रहा है, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, वो कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, जो उन्होंने एलएलपी एग्रीमेंट में लिखे हुए होंगे। ठीक है, आगे एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयरिन शैल बी फाइल्ड विद आरओसी इन सच फॉर्म एंड मैनर अकम्पनीड बाय सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप अगर चाहो तो फ्यूचर में जाके एलएलपी एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हो। सिंपली क्या करो, आरओसी के पास एप्लीकेशन दो, प्लीज़ हमारा नाम चेंज कर दो, वो आपसे एक फीस मांगेंगे, फीस पे करो और आपके एलएलपी एग्रीमेंट में वो चेंजेस रिकॉर्ड कर देंगे। An agreement in writing made before the incorporation of LLP between the persons who subscribed their names to the incorporation document may impose obligations on the LLP, provided such agreement is ratified by all the partners after the incorporation of the LLP. In the absence of any agreement, the rights and duties of partners shall be as are set out in the first schedule. ये तो आसान सा है, ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि देखो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है, एक एक्ट के अंदर बन रही है प्रॉपर, तो आप उसको एक अलग इंसान बनाओगे, आर्टिफिशियल पर्सन बनेगा, उसकी अपनी आइडेंटिटी बनेगी। तो आप ये कर सकते हो कि मतलब ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने का तरीका समझो कि तुम्हारे को पापा मम्मी ने इस दुनिया में वो किया, पैदा किया। ठीक है, अब पापा मम्मी ने तुम्हारे पैदा होने से ही पहले एक अग्रीमेंट किया तुम्हारे बिहाफ पे कि जब तुम पैदा हो जाओगे उसके बाद तुम पापा मम्मी को वो पैसा पे करोगे वापस जो तुम्हें पैदा करने में खर्च हुआ था, जैसे डिलीवरी का खर्चा या जो मम्मी के पहले पैदा होने से पहले जो खर्चे होते हैं तुम्हारे, अल्ट्रासाउंड के खर्चे, डॉक्टर के खर्चे, वो सारे खर्चे तुमसे रिकवर करेंगे। ये बात पहले से अग्रीमेंट कर लिया पापा मम्मी ने कि जब तुम पैदा हो जाओगे उसके बाद तुम ये पैसा उनको दोगे। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड एग्रीमेंट है। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसके बिहाफ पे कैसे काउंटर कर सकते हो कि जब वो पैदा हो जाएगा फिर वो देगा हमें पैसा। हाँ, अगर तुम चाहो तो पापा मम्मी को कह सकते हो ठीक है आपने मेरे बिहाफ पे एग्रीमेंट किया था कि मैं ये पैसा आपको वापस दूंगा, तो ठीक है मैं इसको अप्रूव करता हूं और मैं आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, सेम चीज़ कंपनी के केस में, एलएलपी के केस में, ये कंपनी के केस में, दोनों केस में होता है। क्या कंपनी पैदा नहीं हुई और जो साइन करने वाले हैं एमओए को या जो एलएलपी एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं उन्होंने पहले से एग्रीमेंट कर लिया कि कंपनी जब पैदा हो जाएगी उसके बाद हमारे खर्चे पे करेगी या हमें सैलरी पे करेगी क्योंकि हमने स्टार्ट करने में खर्चा किया, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, पैदा होने के बाद। तो ये इनवैलिड है। ये वैलिड कब हो सकता है? जब कंपनी पैदा हो गई उसके बाद वो हाँ कर रही है कि ठीक है मैं पार्टनर्स को जो उन्होंने खर्चा पे किया था स्टार्टिंग में वो रिम्बर्स करूंगी, या उनको सैलरी पे करूँगी क्योंकि उन्होंने स्टार्ट करा था तो उनके खर्चे हो तो सैलरी पे कर दूंगी, या फिर कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट है मैं वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करती हूँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एक पैदा होने के बाद उसको अप्रूव करे। तो वो जो अप्रूव करना होता है उसको बोलते हैं रैटिफाई करना एक तरीके से। ठीक है, तो ये देख लो, इसको एक बार अब नज़र मारो समझ में आ जाएगा। अब नज़र मारो इसको। यहाँ तक पढ़ लिया? अब देखो ठीक है। तो उसको रैटिफाई कौन करेगा? सारे पार्टनर्स। आगे बस ये वाला फोर्थ पॉइंट तो हमने एक बार पहले भी डिस्कस कर रखा है जब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एलएलपी में 4 शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट शेड्यूल में मैंने बताया था क्या लिखा है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट में क्या लिखा है? नालायकों, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड्स ईच अदर टुवर्ड्स द एलएलपी। नालायक कहीं के, कुछ याद नहीं, बस आ जाते हैं मुंह उठा के। ये नहीं कि एक बार पुरानी क्लास डिस्कस भी कर लें, देख भी लें। फर्स्ट शेड्यूल, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी विद रिस्पेक्ट टू देम, ये सब वहाँ लिखा होता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है
अगर पार्टनर्स ने एलएलपी एग्रीमेंट में किसी मैटर पे कोई चीज़ नहीं लिखी तो फिर वो कैसे गवर्न होगी? फर्स्ट शेड्यूल से गवर्न होगी। जो राइट्स एंड ड्यूटीज फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है वो लिखे हुए होंगे, वो फॉलो किए जाएंगे। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में नहीं पढ़ा हमने कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या लगेगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई पार्टनर्स ने तो क्या एप्लीकेबल होगा? एग्रीमेंट नहीं किया नालायक, और क्या बोल रहा हूं? पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। वैसे ही अगर पार्टनर्स ने एलएलपी एग्रीमेंट जो उनकी पार्टनरशिप डीड है इसमें वो अगर नहीं बनाई, वैसे तो बनाना मैंडेटरी है, बट किसी मैटर पे कोई चीज़ नहीं लिखी, साइलेंट है, तो क्या करेंगे? तो हम एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल को देखेंगे। यही बात यहां लिखी है कि अगर अग्रीमेंट किसी मैटर पे साइलेंट है तो फिर हम क्या करेंगे? प्रोविजंस रिलेटिंग टू दैट मैटर आर सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा होगा हम उसको रीड करेंगे। नेक्स्ट, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेसेशन मतलब होता है पार्टनरशिप का खत्म होना, कोई भी चीज सीज होना। तुमने एक वर्ड सुना होगा बार बार कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर हो गया है, या यूक्रेन रशिया को सीज फायर करना चाहिए। सीज फायर का मतलब होता है, सीज मतलब रोकना, फायरिंग रोकना, ठीक है। तो ये जो वर्ड सेसेशन है ये वहीं से आता है। तो सेसेशन मतलब खत्म होना, रुक जाना। पार्टनरशिप का सेसेशन कैसे होगा? अ पार्टनर में सीज मतलब डिसकंटिन्यू to be a partner of LLP in accordance with the agreement with the other partners or in the absence of any agreement by giving notice in writing of not less than 30 days to the other partners of his intention to resign as a partner। तो सिंपल सा, अगर कोई फर्म का पार्टनर जाना चाहता है तो कैसे जा सकता है? LLP एग्रीमेंट में जैसे लिखा है वैसे वो एग्रीमेंट फुलफिल कर दे और वो फर्म छोड़ के जा सकता है। अगर LLP एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो वो नोटिस दे दे और सारे पार्टनर्स को जिस दिन उसे नोटिस दे दिया वहां से 30 डेज के अंदर वो फर्म से अब जा सकेगा, ठीक है। आगे, अ पर्सन शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP ऑन हिज डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ LLP और इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट और इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। तो एक तो है आप खुद से रिटायर हो जाओ, दूसरा है या तो डेथ हो जाए या फर्म डिसॉल्व हो जाए, LLP डिसॉल्व हो जाए, या फिर कोर्ट ने आपको डिक्लेयर कर दिया है एज इंसॉल्वेंट या प्रोसेस में इंसॉल्वेंट घोषित करने के, या फिर कोर्ट आपको इनकॉम्पिटेंट बोल दे कि आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो। याद करो, हमने चैप्टर पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, चैप्टर नंबर 4, जहाँ हमने देखा था कि कौन लोग कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कौन कौन से लोग होते हैं? माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बहुत बढ़िया। कॉम्पिटेंट कौन कौन है? मेजर, साउंड माइंड, साउंडफुल नहीं, साउंड माइंड, पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर आते हैं हमारे क्या? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन आता है? हाँ, जिन पे जो कॉन्विक्ट हो और फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन सॉवरेंस और एलियन एनिमी और एक तो यहीं पे मेंशन, एक यहीं पे मिल जाएगा, जो भी पढ़ रहे इसी में ही है, इंसॉल्वेंट। एक आदमी जो इंसॉल्वेंट है, या फिर एक कंपनी भी इनकॉम्पिटेंट है। हाँ, अगर कंपनी कोई चीज़ अपने MOA के बियॉन्ड जाके करेगी तो वो इनकॉम्पिटेंट है। याद करो, हमने कंपैरिजन में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ MOA के बियॉन्ड जाके करोगे तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, तो फिर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है कंपनी के ऊपर। तो अगर कंपनी भी कोई चीज़ MOA के बियॉन्ड जाके करेगी तो वो इनकॉम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि LLP में पार्टनर इस तरीके से अपनी पोजीशन एज अ पार्टनर छोड़ देता है। आगे, where a person has ceased to be a partner of LLP, the former partner is to be regarded as still being a partner of LLP unless the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner of the LLP or notice that the former partner has ceased to be a partner of LLP has been delivered to ROC। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जिस पार्टनर ने LLP को छोड़ दिया है
वो तब तक मान लो आज रिजाइन कर दिया, आज से 30 दिन के अंदर अंदर वो जा सकता है, 30 डेज पूरे हो गए मान लो, तो उसको तो लगेगा कि उसने नौकरी छोड़ दी, एलएलपी छोड़ दी, बट वो अभी भी एलएलपी में पार्टनर माना जाएगा। कब तक माना जाएगा? जब तक वो आरओसी को इन्फॉर्म नहीं कर देता कि मैंने एलएलपी छोड़ दी है। यानी कि जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था हमने, याद करो कि अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी है कि वो जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो कंटिन्यू करेगा एज अ पार्टनर, भले ही फर्म छोड़ चुका है, और उसको फर्म की लाइबिलिटीज अट्रैक्ट होती रहेंगी। सेम चीज़ यहाँ पे, एलएलपी छोड़नी है छोड़ो, बट आरओसी को भी इन्फॉर्म करो कि हाँ भाई मैंने फर्म छोड़ दी है। ठीक है, आगे, द सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू द एलएलपी और टू अदर पार्टनर्स और टू एनी अदर पर्सन विच ही इनकर्ड वाइल बीइंग अ पार्टनर। तो ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये? पार्टनर बन गए तो कोई ऑब्लिगेशन या तो कोई लायबिलिटी कंपनी से या फिर किसी पार्टनर से, तो अगर वो हो गया तो चीज हो गया, उसके बाद वो खत्म नहीं होगा। जो लाइबिलिटीज उस पर अट्रैक्ट हुई थी जब तक वो पार्टनर था, उन लाइबिलिटीज के लिए वो लाइबल रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर 14 सितंबर को मान लो रिटायर हो गया, तो 14 सितंबर तक की जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो सब उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, उसके बाद वाली उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, आगे, वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीज टू बी अ पार्टनर, the former partner or a person entitled to his share in the consequence of the death or insolvency shall be entitled to receive from the LLP an amount equal to the capital contribution of the former partner and his right to share in the accumulated profits of the LLP after the deduction of accumulated losses as at that date of the former partner the ceased to be a partner। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ के आए हो, बचपन मतलब 12th में। बताओ, एक बात बताओ, यहाँ मत देखो और मुझे सिर्फ अपना आप ऑनेस्टली बताओ, अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है तो उसको उसकी रिटायरमेंट या डेथ पे क्या क्या मिलेगा? जो भी उसका प्रॉफिट होगा और उसकी कैपिटल और गुडविल, और याद करो निकालते थे प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, सेल्स बेसिस पे, टाइम बेसिस पे प्रॉफिट निकालते थे डेथ तक, कि पिछले साल की सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट निकलता था और इस साल के प्रॉफिट्स को हम उसको देते थे। तो क्या कर रहे थे तुम, जब वो पार्टनर रिटायर होता था या डेथ होती थी तो उसका जितना भी पैसा बनता था, पुराने प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टर फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो भी हिस्सा होता था सब उसको देते थे, कोई लॉस होते थे तो माइनस कर देते थे। यही चीज़ तुम्हारा यहाँ कह रहा है कि अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है या वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो इसके जो या तो इस बंदे को मिलेगा, या फिर डेथ हो गई तो उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके लिक्विडेटर को या ऑफिशियल रिसीवर को मिलेगा। क्या क्या जो भी उसका बनता था, कैपिटल मिलेगी, गुडविल मिलेगी, रिजर्व्स मिलेंगे, लॉसेस मिलेंगे, रीवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं वो मिलेंगे, प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ मिलेगा, गुडविल मिलेगी, वो चीज़ यहाँ लिख रही हो। ठीक है, ये तो तुम पढ़ के आ चुके हो। नेक्स्ट, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप फर्म से रिटायर हो गए हो तो क्या अब एलएलपी में जो भी बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे? नहीं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। तो क्या लिख रहा है, every partner shall inform the LLP of any change in his name or address within a period of 15 days of such change। अगर किसी पार्टनर ने अपना नाम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया या कोई नया पार्टनर एडमिट भी किया गया है तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है 15 डेज के अंदर अंदर। LLP shall where a person becomes a partner और ceases to be a partner, मतलब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है या कोई पार्टनर गया है, फाइल नोटिस जो जा रहा है या जो आ रहा है, शैल फाइल नोटिस विद आरओसी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, एंड वेयर देर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फाइल नोटिस विद आरओसी विद इन 30 days ऑफ सच चेंज। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर को आरओसी को इन्फॉर्म करना है, कोई फर्म से पार्टनर जा रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब ध्यान रहे डेथ के ऊपर प्रॉब्लम थोड़ी अलग हो जाएगी। डेथ के केस में पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या वो ऊपर से आके आरओसी को चिट्ठी भेजे अब, या वो अपना ऊपर हिसाब दे भगवान को क्या क्या करके आया नीचे से, है ना। तो फिर अगर डेथ हो गई है तो डेथ के केस में या तो उसका एग्जीक्यूटर इन्फॉर्म कर दे या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो इन्फॉर्म कर दे आरओसी को कि हमारे एक पार्टनर की डेथ हो गई है एंड ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर विद आवर एलएलपी, ठीक है। अ नोटिस फाइल विद आरओसी अंडर सब सेक्शन 2, देखो ये सेक्शन 25 है, 25 का ये सब सेक्शन 1 है, ये सब सेक्शन 2 है और ये सब सेक्शन 3 है। इस तरीके से नीचे सारे सब सेक्शन चल रहे हैं। तो कह रहा है अ नोटिस फाइल विद आरओसी अंडर सब सेक्शन 2, मतलब जो नोटिस आपने इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंग फाइल किया है, इट शैल बी इन सच फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय सच फीस एज वे प्रिस्क्राइब्ड। आपको ये फॉर्म फिल करते हुए एक फॉर्म देना है जो प्रिस्क्राइब्ड है वो फिल करना है और फीस पे करनी है। इट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी एंड ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर एज वे प्रिस्क्राइब्ड। इसको डीपी साइन करेगा और इसमें हो सकता है एलएलपी के सील भी लगे। एंड if it relates to an incoming partner, it shall contain a statement by such partner that he consents to becoming a partner, signed by him and authenticated in the manner as we prescribed। और अगर आप पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो उस पार्टनर की कंसेंट भी आपको साथ में लगानी पड़ेगी कि हाँ वो कंटिन्यू करना चाहता, वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है एज अ पार्टनर, ठीक है। आगे अगर आपने ये फॉर्म जो आरओसी के पास देना है कि नया पार्टनर आया गया या पुराने पार्टनर को गया 30 डेज के अंदर नहीं किया, या नाम चेंज एड्रेस चेंज हुआ है या आपने आरओसी को 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या होगा। इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स द सबसेक्शन 2, एलएलपी एंड एवरी पार्ट डीपी शैल बी पनिशेबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000, 10,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। इफ एनी पार्टनर कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, सच पार्टनर शैल बी पनिशेबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000। यानी कि ये जो सबसेक्शन 1 था ये क्या है, देखने से लग रहा है नाम चेंज है 15 दिन, फिर से नाम चेंज है, एड्रेस चेंज है 30 दिन, ये क्या चक्कर है। जल्दी से ध्यान से देखना, जो मैं येलो कर रहा हूँ या दूसरा कलर लेता, जिसको मैंने ब्लू किया है, इनको पढ़ो और बताओ इनमें क्या चेंज है। एक में 15 दिन है, एक में 30 दिन है। बिल्कुल, फर्स्ट पॉइंट के अंदर जहां नाम चेंज हुआ या एड्रेस चेंज हुआ वहां पे पार्टनर डीपी एलएलपी को इन्फॉर्म कर रहा है, कितने दिन में, 15 डेज में। फिर जहां से एलएलपी को खबर लगी, एलएलपी को वहां से 30 डेज के अंदर फाइल करना है आरओसी के पास, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, अगर आपने सबसेक्शन 1 मतलब पार्टनर ने एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं करा 15 दिन के अंदर अंदर, तो फिर उस पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 की, ठीक है। Any person who ceases to be a partner of LLP may himself file with ROC the notice referred to in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that LLP may not file the notice with ROC, and in case of any such notice filed by a partner, ROC shall obtain a confirmation to this effect from the LLP unless the LLP has also filed such notice. However, when no confirmation is given by LLP within 15 days, ROC shall register the notice made by a person ceasing to be a partner under this section. ये पॉइंट समझ में आया। छठा पॉइंट, क्या कह रहा है सब, ये पॉइंट क्या कह रहा है। अगर एक पार्टनर है जो डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो वो क्या बोलते हैं, खुद रजिस्ट्रार को अपना एप्लीकेशन दे देगा, और अगर वो बिलीव करता है कि एलएलपी खुद से एक नोटिस नहीं देगी, बिल्कुल, हाँ। और अगर क्या बोलते हैं एलएलपी ने नहीं दिया है कोई नोटिस, तो वो रजिस्ट्रार को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ उसने थोड़ा सा मिस आउट हो गया। देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि आरओसी पार्टनर जो डीपी है या जो भी पार्टनर है वो इन्फॉर्म करेगा एलएलपी को कितने दिन में, 15 डेज में। एलएलपी इन्फॉर्म करेगी आरओसी को कितने दिन में, 30 डेज में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एलएलपी की है कि इधर इन्फॉर्म करें,
बट अगर डीपी या पार्टनर को लगता है कि एलएलपी जो है ये काम नहीं करने वाली, मान लो उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ है बहुत बुरे वाला और उसको दिख रहा है कि अब एलएलपी मेरा ये काम नहीं करेगी, और अगर नहीं करेगी तो इसको नुकसान है। अगर एलएलपी ने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया तो इस पार्टनर को नुकसान है। क्या नुकसान है? पेनल्टी तो नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि इसने तो इन्फॉर्म कर दिया टाइमली है। लाइबिलिटी अट्रैक्ट होती रहेगी भाई पार्टनर के ऊपर, क्योंकि वो तो इन्फॉर्म कर चुका है कंपनी को, एलएलपी को, एलएलपी ने आगे इन्फॉर्म नहीं किया। तो जब आरओसी को खबर नहीं, आरओसी के मान के चलेगा अभी भी पार्टनर हो, तो जब तक आरओसी को खबर नहीं मिलेगी तब तक वो पार्टनर कंटिन्यू होता चला जाएगा, तो इसकी तो लाइबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर इसको लग रहा है कि मेरी एलएलपी फर्म जो है वो नहीं फाइल करने वाली, वो देर से फाइल करेगी, तो फिर ये डायरेक्टली खुद से आरओसी को एप्लीकेशन दे सकता है कि भैया मैंने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया है, प्लीज़ ये बात आप रिकॉर्ड कर लो। अब आरओसी कह रहे हैं ये कहाँ से है चिट्ठी, जरा पूछूँ तो पता तो करूँ। तो आरओसी फिर इनसे कन्फर्मेशन मांगेगा कि यार मेरे पास एक पार्टनर की चिट्ठी आई है जो कि कह रहा है कि मैं फर्म से रिटायर हो गया हूँ, क्या वो सच में रिटायर हो गया है? हाँ, तो चिट्ठी में जवाब लिख के भेजो कि हाँ वो रिटायर हो गया। तो एलएलपी को इन्फॉर्म करना है, कंफर्म करना है। अगर एलएलपी ने कंफर्म नहीं किया तो 15 दिन के अंदर अंदर फिर आरओसी मान लेगा कि हाँ वो पार्टनर रिटायर हो चुका है और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास एज रिटायर्ड पार्टनर। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। तो देखो क्या लिख रहा है, पार्टनर एज एन एजेंट। हमने याद करो पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के एजेंट होते हैं और दूसरे पार्टनर्स के भी एजेंट होते हैं। याद किया करा था, म्यूचुअल एजेंसी बोलते थे इसको। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज द फर्म एंड प्रिंसिपल इन देयर ओन पर्सनल कैपेसिटी। बट जब बात आती है एलएलपी की, तो एलएलपी में पार्टनर जो हैं या डीपी जो हैं वो फर्म के तो एजेंट हैं, एलएलपी के तो एजेंट हैं, बट एक दूसरे के एजेंट नहीं हैं। यानी कि एक डीपी या एक पार्टनर के एक्शन से बाकी सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। कौन लायबल होगा? ओनली एंड ओनली एलएलपी लायबल होगी। ठीक है। तो एवरी पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर्स का वो एजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलएलपी का एजेंट माना जाएगा। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, an LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with the firm person if the partner in fact has no authority to act for the LLP and the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of the LLP. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with the person if the partner has no authority to act for the LLP in doing the particular act and the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be a partner of the LLP. तो ये क्या कहना चाह रहा है? Let us suppose ये एक LLP है, इसका नाम है ABC LLP। इनमें 3 DP हैं, A, B और C। ठीक है। हुआ क्या, C ने जाके एक O से आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये एलएलपी को सेल कर रहा है। सोचो, जाके क्या कह रहा है, एलएलपी ही बेच रहा हूं अपनी आउटसाइडर को। ठीक है। तो एलएलपी ऐसे नहीं बिकेगी अनलेस एंड अनटिल, मतलब बेसिकली ये अकेले इसके पास क्या ये पावर है कि ये पूरी एलएलपी को बेचा किसी आउटसाइडर को? नहीं ना। तो जो ये काम कर रहा है इट इज बियॉन्ड हिज पावर्स। ठीक है। तो ये आउटसाइडर अगर मान लो खरीद लेता है कि हाँ ठीक है मैं इतने पैसे दे के एलएलपी खरीद रहा हूँ, तो एलएलपी ऐसे नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने जो काम किया वो उसकी पावर्स के बियॉन्ड है। और दूसरा, मान लो अगर इस आउटसाइडर को पता है कि हाँ भाई ये जो काम कर रहा है ये इसकी पावर में नहीं है, या ये इसको मान ही नहीं रहा कि ये पार्टनर है। ठीक है। तो इस केस में इसे जो एलएलपी बेची है इसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी, मतलब ये बिकने वाला नहीं है। ठीक है। और अगर खरीद भी ली, पैसे भी ले लिए सी ने, तो सी ही लायबल होगा आउटसाइडर की तरफ, बाकी के पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। ठीक है। आगे, एलएलपी इज लायबल। एलएलपी की लायबिलिटी कब आएगी? इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी as a result of the wrongful act of or omission of his partner in the course of the business of the LLP or with its authority। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है,
लंबी चौड़ी कहानी कट शॉर्ट, अगर एक पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया है जो उसकी पावर्स में है, ठीक है, और वो काम वो गलत कराया, ठीक है, तो उस केस में पार्टनर एलएलपी लायबल रहेगी, क्योंकि वो पार्टनर है फर्म का, उसने वो काम किया उसकी अथॉरिटी में जितना था या जितना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एलएलपी करती है, वो काम करके आया, गलत कराया गलती से, तो फिर उसके लिए फर्म एलएलपी लायबल होगी। An obligation of the LLP, whether arising in a contract or otherwise, shall be solely the obligation of the LLP. क्या कहने का मतलब है, इसका क्या क्या चाह रहा है बताओ। थर्ड पॉइंट, बिल्कुल एलएलपी की कोई लाइबिलिटी अगर है तो वो एलएलपी ही पे करेगा, उसकी लाइबिलिटी पार्टनर्स या डीपी पे नहीं करने वाले। द लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी यूज नहीं की जाएगी। आगे, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 सोनली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। देखो सबसेक्शन 3 हमने क्या पढ़ा था, ये 27, देखो सेक्शन कौन सा है, कहाँ गया, ये रहा, देखो सेक्शन 27 था ये, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। इसी में हमने पढ़ा सबसेक्शन 3 ये वाला, तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने कंफर्म कर दिया, यहाँ पे इसने एक बात बोली कि पार्टनर एलएलपी की लायबिलिटी के लिए सिर्फ एलएलपी लायबल है, और यहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एन ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 सोनली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। जस्ट बिकॉज वो पार्टनर है फर्म में, दैट डजंट मीन कि उसकी लायबिलिटी फर्म की लायबिलिटी बन जाएगी या फर्म की लायबिलिटी उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। The provisions of section 3 of section 27 and subsection 1 of this section shall not affect the personality of a partner for his own wrongful act or omission, but a partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the LLP। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, देखो हमने यहाँ सीखा कि सब सेक्शन 2 में अगर पार्टनर ने कोई काम अपनी अथॉरिटी में रह के किया है या कोई काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एलएलपी में किया है बट वो काम गलत कर दिया, तो उसके लिए फर्म लायबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी में रह के काम किया है और अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, तो फर्म उसके लिए लायबल होगी। बट दैट डजंट मीन कि भैया उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए फर्म अपना वो लॉस बेयर करेगी, फर्म वो लॉस पार्टनर से वापस ले लेगी, ठीक है। यानी कि अगर ए बी सी पार्टनर्स हैं, सी ने कुछ गलती करी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो अभी तो एलएलपी पे कर देगी, बट एलएलपी फिर वो पैसा सी से ले सकती है, ठीक है। बट वो पैसा जो एलएलपी ने दिया आउटसाइडर्स को, क्या एलएलपी वो पैसा ए और बी से ले सकती है? नहीं। यानी कि क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट पर्टिकुलर पार्टनर का ही है, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को ही रीइंबर्स करना होगा फर्म को, या आउटसाइडर्स को देना पड़ेगा। उसने कुछ ऐसा काम किया जो बियॉन्ड हिज पावर्स है, तो उसके लिए वही पर्सनली लायबल रहेगा, बाकी के पार्टनर्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, होल्डिंग आउट। यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का क्या मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ रखा है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, इसको हम पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल भी बोलते हैं। याद है किसी को? क्या था, पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? सर आप ये पूछो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमें तो वही याद नहीं। सबूत है आपके सामने, हमें फर्स्ट शेड्यूल याद नहीं। एलएल पार्टनरशिप तो पढ़े हुए कितना टाइम हो गया, वो तो भूल जाओ, हमें याद होगा, है ना। क्या था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? नालायक हो। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब है एक इंसान जो फर्म में पार्टनर नहीं है बट अपने आप को प्रोजेक्ट करता है दुनिया के सामने कि मैं पार्टनर हूं, और सामने वाले पर्सन को इंड्यूस करता है, सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करता है कि वो एलएलपी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे। ऐसे इंसान को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक फर्म है, सॉरी एलएलपी है, जिसका नाम है ABC LLP। इसमें कितने पार्टनर्स हैं?
ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। ये जा रहे हैं एक आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने, बट इनके साथ एक और इंसान चल जाता है डी, ठीक है। और ये लोग जाके यहाँ पे इस बंदे को कोई कॉन्ट्रैक्ट अपना पिच करते हैं, कोई बात पिच करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं इस इंसान के साथ। और डी जो है वो बढ़ चढ़ के आगे आके बोल रहा है, अरे नहीं ये बहुत अच्छा है, हमने ये किया है, इसमें हमने वो किया है। हम करे जा रहा है, हम कौन भाई, सबकी बात कर रहा है, हम में वो है ना, हमने ये किया है, अरे पता ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो डी ने अपने आप को क्या किया, प्रोजेक्ट किया एज अ पार्टनर इन फ्रंट ऑफ एन आउटसाइडर। और इसके ऐसा प्रोजेक्ट करने से ओ को क्या लग रहा है कि कितने पार्टनर्स हैं, 4 हैं, एक्चुअली में 3। तो फिर ओ इसकी बातों से भी कन्विंस हो रहा है, इनकी बातों से भी कन्विंस हो रहा है। तो फिर ओ क्या मान के चल रहा है कि 4 पार्टनर्स हैं। तो इस डी को हम बोलेंगे पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब क्योंकि ओ ने तो यही मान के चला कि 4 पार्टनर हैं, तो क्योंकि डी ने ज़्यादा बढ़ चढ़ के तारीफ कर दी, ज़्यादा बढ़ चढ़ के बीच में बोला, तो अब ओ डी को भी लायबल कर सकता है। अगर आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ आई या पैसे नहीं दी पे कुछ भी हुआ, तो ओ डी से भी कह सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो या पैसे दो मेरे, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को दिखाया, प्रोजेक्ट किया एज अ पार्टनर, ठीक है। पढ़ो उसको क्या कर रहा है। एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट, एक इंसान जो या तो अपने शब्दों से या राइटिंग में या अपने एक्शन से, कंडक्ट मतलब उसका बिहेवियर, उसका एक्शन से वो रिप्रेजेंट करता है या नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन दी एलएलपी। या तो उसको पता है फॉर्म में पार्टनर नहीं है, बट दुनिया के सामने खुद को दिखा रहा है, या जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ABC, उनको अलाउ कर रहा है कि हाँ मेरा नाम दिखा दो एज अ पार्टनर, मैं हूँ नहीं पार्टनर, बोल देना हाँ मैं भी पार्टनर हूँ। तो वो बंदा इज लाइबल टू एनी पर्सन हु हैज़ ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन गिवन credit to LLP whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit, ठीक है। तो आउटसाइडर की तरफ उस डी की भी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, भले आउटसाइडर को पता था या नहीं पता था कि वो पार्टनर है या नहीं है। However, where any credit is received by the LLP as a result of such representation, LLP shall, without prejudice to the liability of the person so representing himself or represented to be a partner, be liable to the extent of credit received by it or any financial benefit derived thereon। अब देखो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे ओ ने इन चारों की पिच सुन के फर्म को लोन दे दिया, LLP को लोन दे दिया, ठीक है। अब ABC को क्या दिख रहा है, ABC को ये पता है कि क्योंकि अब D भी हमारे साथ गया था, तो डी ने भी अपने आप को प्रोजेक्ट किया है एज अ पार्टनर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेट सपोज ओ ने 4 लाख रुपए का लोन दिया है, ठीक है। तो अब ABC देखो चालाकी क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डी तू भी निकाल 1 लाख। कह रहे किस बात के 1 लाख, जब रीपे करने की बारी आई, कह रहे हैं तूने भी तो प्रेजेंट किया था, तो उसने क्या बोलता है, मैं तो तुम्हारे ब्याह पे गया था, तुम्हारा हेल्प करवाने गया था, तुम तो मुझे ही लपेट रहे हो। कह रहे हाँ हम लपेटेंगे, क्योंकि तूने हमारा रिप्रेजेंटेशन किया, उसको तो ये लग रहा है ना 4 पार्टनर है तो 1 लाख तुझे भी देने पड़ेंगे। तो फर्म ये नहीं कर सकती, LLP की ही सोल लायबिलिटी, मतलब इन तीनों की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 4 लाख रुपए रीपे करने की, ठीक है। यही बात वो यहाँ पे बोल रहा है, पढ़ लो चाहे तो एक बार। बट वो लेगा नहीं ना, वो पैसे ABC से ले सकता है जब, पढ़ लिया तो बताओ आगे। Where after a person's death the business is continued with the same LLP name, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representative
or his estate liable for any act of the LLP done after his death. समझ में आता क्या कह रहा है ये? कि अगर कोई पार्टनर डिसीज हो गया तो एलएलपी या फिर अगर एलएलपी किसी पार्टनर का नाम यूज करती है तो क्या बोलते हैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी चीज के लायबल नहीं होगा आफ्टर। देखो फर्म का नाम है ABC LLP, फर्म का नाम है ABC LLP। अब इनमें 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, ठीक है। मान लो A की डेथ हो गई तो B और C बचे। अब B और C अभी भी इसी फर्म का नाम यूज करके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि A की डेथ हो जाने के बाद क्योंकि B और C सेम नाम यूज कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि क्योंकि A का नाम अभी भी LLP में आ रहा है तो A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी है उन लायबिलिटीज को पे करना जो डेथ के बाद अराइज हो रही है। डेथ तक की लायबिलिटीज के लिए इस पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं, जो कंट्रीब्यूशन है उस हद तक लायबिलिटी है, बट एक बार डेथ होने के बाद कोई भी लायबिलिटी इनकर की जाएगी उसके लिए सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स ही लायबल हैं, जो डिसीज पार्टनर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी नहीं आएगी। बढ़िया। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। ये सब नए नए सेक्शंस हैं, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, तो हेडिंग ही बता रही होगी क्या होने वाला है, हेडिंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने एलएलपी में कोई फ्रॉड किया है, गलती से किसी से कोई गलत काम किया है, जानबूझ के गलत काम किया, फ्रॉड किया है, तो क्या होगा, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। इन केस ऑफ फ्रॉड तो क्या लिख रहा है, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स या एलएलपी ने क्या किया, कोई चीज़ फ्रॉड करी, अपने क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड किया या किसी संग से फ्रॉड किया, द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर्स हु एक्टेड with the intention to defraud the creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the LLP. However, in case any such act is carried by a partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by LLP that such act was without the knowledge or authority of the LLP. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, मान लो एक पार्टनर जाके फ्रॉड करा था किसी इंसान के साथ, तो उसमें केस में क्योंकि पार्टनर ने कोई काम किया है जो उसकी अथॉरिटी के अंदर है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, तो उसके लिए फर्म भी लायबल होगी। बट अगर फर्म ये प्रूव कर दे कि ये एक्शंस जो पार्टनर ने करे थे वो विदाउट हिज नॉलेज करे थे, तो फिर उसके लिए वो पार्टनर ही लायबल होगा, फर्म लायबल नहीं होगी। और लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, चाहे फिर वो पार्टनर ने फ्रॉड किया हो, चाहे फिर वो एलएलपी ने मिलकर फ्रॉड किया हो, सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। आगे, where any business is carried on with such intent or for such purposes as mentioned in subsection 1, every person who was knowingly a party to carrying on of the business in the manner aforesaid shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with a fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to rupees 5 lakhs। तो पेनल्टी क्या है, 5 साल तक की जेल हो सकती है और 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन, मतलब मिनिमम फाइन तो 50,000 है ही, फ्रॉड के केस में 5 लाख तक जा सकता है। तो सोचो, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड करी अनलिमिटेड होगी, पूरा पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ जेल जा सकते हो और मिनिमम फाइन 50,000 तो देना ही पड़ेगा, जो कि 5 लाख तक खींच दे सकता है। नेक्स्ट, वेयर अ एलएलपी और एनी अदर पार्टनर और डीपी or employee of such LLP has conducted the affairs of LLP in a fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceedings which may arise under any law for the time being in force, the LLP and any such partner or DP or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage by reason of such conduct. However, such LLP shall not be liable if any such partner or DP or employee has acted fraudulently without the knowledge of the LLP.
वो सेम चीज़ चलती जा रही है कि पार्टनर, डीपी या एम्प्लॉय ने फर्म के अफेयर्स को फ्रॉडलेंटली कंडक्ट किया है तो उनको कॉम्पेंसेशन भी देनी पड़ेगी उस इंसान को जिस इंसान की तरफ उन्होंने फ्रॉड किया। तो ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है। जो फ्रॉड हुआ है आपको फ्रॉड का एक तो फाइन पे करना है, मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख, साथ साथ जेल हो सकती है, साथ साथ आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, और साथ साथ जिस इंसान को आपने नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान को आपको उस इंसान को कॉम्पेंसेट भी करना पड़ेगा, फर्म को भी, सॉरी एलएलपी को भी और उनको भी, पार्टनर, डीपी या एम्प्लॉय जो भी कर रहा है ऐसा। ठीक है। आगे विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? सीटी मारना। विसल मतलब सीटी। नहीं, विसल ब्लोइंग मतलब यहाँ पे चौकीदारी से मतलब है। अब देखो चौकीदार तुमने देखोगे क्या करता है, रात में तुम्हारे सेक्टर में चौकीदार घूमता होगा और सीटी मारता हुआ घूमता है। ठीक है, और अगर कहीं चोर दिख जाए तो क्या करता है, भाग जाता है। नहीं, जोर जोर से सीटियां मारता है ताकि लोग जागें और वो चोर डर के भाग जाए, है ना। तो वो कुछ भी गलत होते हुए देखता है तो तुरंत सीटी मारता है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। विसल ब्लोइंग का मतलब क्या है, अगर एलएलपी में कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है और किसी को वो चीज़ पकड़ में आ गई तो वो जोर जोर से सीटियां मारे। ऐसा नहीं है एक एक्चुअल में सीटियां मारे कि फर्म में खड़ा हो गया और ऑफिस में खड़ा हो गया सीटियां मार रहा है, नहीं। सीटियां मारने से यहाँ पे क्या मतलब है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक एलएलपी है और उसमें तुम सारे मेरे साथ डीपी हो और पार्टनर्स हो और कोई एम्प्लॉय है, मान लो अक्षत एक एम्प्लॉय है एलएलपी में और अक्षत को पता चल जाता है कि किसी तरीके से कोई फ्रॉड हो रहा है, तो इसकी ड्यूटी है कि वो फ्रॉड सामने लाए, ठीक है, और इन्फॉर्म करे हायर मैनेजमेंट को कि हाँ भाई फर्म में एलएलपी में कुछ गड़बड़ हो रही है, घोटाला हो रहा है, कहीं पे चोरी हो रही है, कहीं से माल निकाला जा रहा है, या ये इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग, उसको बोलते हैं विसल ब्लोइंग। ठीक है, तो जो भी चोरी कर रहा है, कुछ भी जिसको भी पकड़ में आ रहा है, वो सीटियां मारे जोर जोर से और इन्फॉर्म करे कि भाई आ जाओ, मतलब इसको ठीक करो। अब क्या होता है, कई बार टॉप मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व होती है। देखो फ्रॉड ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल पे अगर हो रहा है तो एक फ्रॉड अगर हो रहा है तो चांसेस होते हैं कि वो एलएलपी में जो ओनर्स हैं, ये जो टॉप मैनेजमेंट को सबको पता होता है। ठीक है, अगर उनकी देख रेख में हो रहा है तो सोचो अक्षत के साथ क्या करेंगे, निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, इसको डराएंगे, धमकाएंगे, अपनी शिकायत वापस ले ले, या इसको मार डालने की कोशिश भी कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा फ्रॉड है तो, करेक्ट। तो यहाँ पे लॉ विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन भी देता है, जो सीटी मार के इन्फॉर्म कर रहा है फ्रॉड के बारे में, उसको प्रोटेक्शन भी दी जाती है कि ना तो उसको नौकरी से निकालोगे, ना उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन करोगे, ना उसका डिमोशन करोगे, ना उसकी सैलरी कट करोगे, ना उसका जो होने वाला प्रमोशन उसको रोकोगे, या सैलरी में इंक्रीज हो रहा जो उसको नहीं रोकोगे। ठीक है, आओ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट मतलब जो भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी, या ट्रिब्यूनल एनसीएलटी may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee if it is satisfied that such partner or employee of LLP has provided useful information during the investigation of the LLP, or when any information given by any partner or LLP leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted under this act or any other act। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, तुम लोगों ने फिल्म में बहुत बार देखा होगा कि एक बड़े गैंग के एक छोटे से पिद्दू को पकड़ लेते हैं कई बार पुलिस वाले, और उससे क्या कहते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कर, हो सकता है हम तुझे छुड़वा दें, हम तेरी सज़ा कम करवा दें, या फिर तेरे को छोड़ दें और उसको पकड़ लें, कहते हैं ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है कि अगर आपने एम्प्लॉय कोई छोटे मोटे को पकड़ लिया और उससे आपने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, उस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से फ्रॉड पकड़ा गया, या उस यूजफुल इंफॉर्मेशन से किसी और को पकड़ा गया और उसको दोषी पाया गया अंडर दिस एक्ट, तो हो सकता है उस इंसान को छोड़ दिया जाए या उसकी पनिशमेंट कम कर दी जाए। कौन कर सकता है कम, एनसीएलटी या फिर कोर्ट। ठीक है, आगे नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी मे बी डिस्चार्ज्ड
demoted, suspended, threatened, harassed, or in any other manner discriminated against the terms and conditions of the LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided pursuant to subsection 1. यही चीज़ जो मैंने भी बोली थी, अक्षत ने सीटी मार मार के इन्फॉर्म किया तो अब एलएलपी क्या करेगी, इसको निकालने की कोशिश करेगी, तो आप इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, नौकरी से नहीं निकाल सकते, डिमोशन नहीं कर सकते, प्रमोशन होता है एक डिमोशन होता है और नीचे की पोजीशन पे भेज दे, वो नहीं कर सकते, सस्पेंड, थ्रेटन, हरास और इन एनी अदर मैनर discriminate against the terms and conditions of his LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided pursuant to subsection 1. ठीक है, अगला फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, तो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट. तो भाई एलएलपी को क्या क्या बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी है, सबसे पहला प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी होंगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. क्या करना है उनमें, बुक्स जो अब बुक कंपनी के अफेयर्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है ऑन कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड दे शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ठीक है, तो एलएलपी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस बेसिस पे, कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस. वैसे उनके लिए अक्रूवल बेसिस ही होता है. डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करेंगे, बुक्स अकाउंट्स रखेंगे कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और एक टाइम पीरियड के लिए जितना टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है. वैसे कंपनी के लिए 8 साल होता है. जैसे कंपनी ने अगर 2022-23 के बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करें तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स. ठीक है, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे चाहे फिर उनको वो फिजिकल फॉर्म में रखे, वो उनके ऊपर है. ठीक है, वैसे ही एलएलपी को भी अपने बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे अप्रोक्सीमेटली फॉर 8 ईयर्स. ठीक है, कहाँ पे मेंटेन करने होंगे, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे यानी कि हेड ऑफिस पे. आगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, एक ये भी फाइल करना होता है. एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर prepare a statement of account and solvency for the said financial year as at the last day of the said financial year in such form as we prescribed, and such statement shall be signed by the designated partners of the LLP. ठीक है, देखो होता क्या है, जब अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी में क्या है, अगर आपने कंपनी फॉर्म करी है तो हर कंपनी का ईयर एंड होगा 31 मार्च पे. ये बात कंपनीज एक्ट में लिख दी गई है कि ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, खत्म होगा 31 मार्च पे. अब जब आपका साल खत्म होता है वहां से 180 डेज के अंदर यानी कि 6 months के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है विद आरओसी अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी फाइल करना होता है विद आरओसी अंडर सेक्शन 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट. रिपीट कर रहा हूं मैं, साल खत्म हुआ 31 मार्च पे, यहां से 6 महीने के अंदर, 6 महीने कहाँ हैं, 30 सितंबर तक कंपनी को क्या करना है, यहां तक किसी पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट डेट 30 सितंबर है. यहां पे क्या करना है, 2 चीजें फाइल करनी है, एक एनुअल रिटर्न और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, ये फाइल होता है सेक्शन 92 में और ये फाइल होता है सेक्शन 137 में. हो सकता है शायद इसका टाइम पीरियड कम हो सकता है, मुझे डेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ये शायद थोड़ा और जल्दी हो, बट ये 2 चीज़ें फाइल करनी होती है आरओसी के पास, और इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता है अपनी कंपनी की. वैसे ही एलएलपी जब होती है तो एलएलपी को 30 सितंबर तक फाइल करना होता है एक स्टेटमेंट का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी. ठीक है, कितने दिन में, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. और इसके अंदर वो ये मेंशन करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या रहे, कंपनी एलएलपी ने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट है उनकी, क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, और सॉल्वेंट है या नहीं. सॉल्वेंट का मतलब एलएलपी ऐसा तो नहीं है कि इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है, पैसे तो नहीं खत्म होते जा रहे, अगर हैं तो वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा. और इसको साइन कौन करेगा, डीपी साइन करेंगे एलएलपी के. ठीक है, आगे क्या कर रहा है, एवरी एलएलपी, हर एलएलपी को
विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को फाइल करना है और हर साल फाइल करना है, ठीक है, और साथ में फीस भी पे करनी है। द अकाउंट्स ऑफ द LLP शैल बी ऑडिटेड in accordance with such rules as we prescribed. However, central government may by notification exempt any class or classes of LLP from the requirements of this subsection. तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स LLP बनाएगी उनका ऑडिट भी करवाना है। मतलब तुम्हारी नौकरियों की बात आ गई, जब तुम आगे चल के CA बन जाओगे तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट भी करोगे। कुछ लोग प्रैक्टिस में जा सकते हैं, तो वो ऑडिट करने के लिए CA बुलाया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स LLP के। CA नहीं कर सकता, ध्यान रखना, एक CA कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए ऑथराइज ही नहीं है। अगर CMA को ऑडिट करना है तो वो कौन सा ऑडिट कर सकता है, CMA कौन सा ऑडिट कर सकता है? हाँ मेरे दिमाग, तुम तो CMA कर रही है, CA कर रही है, अच्छा कौन कर सकता है, क्या कर सकता है वो CMA, कौन सा ऑडिट कर सकता है? नालायक, कॉस्ट ऑडिट। तो सर CA कौन सा ऑडिट करता है? CA जो ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट। CS भी एक ऑडिट करता है, कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, तुमने पढ़ा होगा ना, CA, CMA, CS जो ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल, सेक्रेटरी से वर्ड आ रहा है तो सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो जो CA करता है, सुनो पहले किसका ऑडिट होगा, 3 ऑडिट है, मैंने 3 नाम लिए, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट। कौन सा ऑडिट सबसे पहले होगा? सबसे पहले ऑडिट होता है एक तरीके से फाइनेंशियल ऑडिट, जो कि एक CA करता है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि भैया कंपनी ने प्रॉफिट या लॉस ठीक निकाला या नहीं निकाला, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट या सेक्रेटरियल ऑडिट कुछ भी करा लो। अभी डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑडिट क्या है। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, CMA। कॉस्ट ऑडिट एक CA नहीं कर सकता, ध्यान रखना, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं। फाइनेंशियल ऑडिट CA ही करेगा, कॉस्ट ऑडिट CMA ही करेगा, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये क्या होता है कॉस्ट ऑडिट, कंपनी ने जो भी चीज़ें बनाई होती हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी दे रहे हैं, उनकी कुछ कॉस्ट आती है उनको, तो वो कॉस्ट ठीक निकाली है या नहीं निकाली है, ये चेक करने के लिए CMA आता है, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट। अब ये जो कॉस्ट ऑडिट होता है ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता। तुम आगे चल के सीखोगे जब फाइनल में पहुंचोगे कि कॉस्ट ऑडिट किस किस को करवाना मैंडेटरी है, ठीक है, तो वहां पे पता चलेगा। अभी के लिए तुम्हारे लिए रिलेवेंट क्या है, ये हर कंपनी को नहीं करवाना होता। तो कॉस्ट ऑडिट वो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं है, सिर्फ कॉस्ट चेक करने का ऑडिट है, ठीक निकले नहीं निकली, ठीक है। तीसरा होता है हमारा सेक्रेटेरियल ऑडिट। ये कौन करेगा, CS। सेक्रेटेरियल ऑडिट होता क्या है, ये होता है आप कंपनी के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज एप्लीकेबल होते हैं, वो लॉज ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कंप्लायंसेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनका ऑडिट करती है CS, ठीक है। इसीलिए अगर तुमने कभी भी किसी CS स्टूडेंट से बात करी हो या किसी CS स्टूडेंट की बुक्स देखी हो, तो देखना उनके सिलेबस में लॉ ही लॉ भरा रहता है, भरा हुआ है लॉ। मतलब वो इतना कि बोर हो जाओ देख देख के कि इतना लॉ कैसे पढ़ेगा कोई। तो वहां पे क्या है, क्योंकि उनको चेक ही क्या करना है, कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, इसलिए उनको इतना ज़्यादा लॉ पढ़ाया जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, एनी LLP विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 such LLP is and its designated partners shall be punishable with a penalty of ₹100 for each day during which the default continues, subject to a maximum of 1 lakh for LLP and 50,000 for every designated partner। तो अगर आपने सबसेक्शन 3 मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल नहीं किया तो क्या होगा, LLP एंड DP पे पनिशमेंट लगेगी, कितनी, 100 रुपये हर दिन की मैक्सिमम पेनल्टी, 1 लाख तक की LLP पे और 50,000 तक की पेनल्टी DP के ऊपर। मतलब 180 डेज में फाइल करना है,
यानी कि 6 महीने फाइल करें 30 सितंबर तक, 30 सितंबर के बाद फाइल करोगे तो जितना लेट फाइल करोगे हर दिन की 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। एलएलपी पे मैक्सिमम कितनी लग सकती है? 1 लाख, और पार्टनर पे 50। एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 2 एंड 4। सबसेक्शन 1 क्या था? आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। 2 कौन सा था? ये करना है, बनाना है, फाइल करना है। और चौथा था ऑडिट करवाना है। यानी कि आपने प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल नहीं करा, या आपने बुक्स अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाया, तब भी पेनल्टी है। सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, मतलब मिनिमम 25,000 का फाइन लगेगा, बट में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, एंड एवरी डीपी ऑफ सच पार्टनर शैल बी पनिशेबल with a fine which shall not be less than 10,000 rupees but may extend to 1 lakh rupees। बाप रे बाप, यानी कि प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं मेंटेन करोगे तो पेनल्टी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल करना पड़ेगा, नहीं मेंटेन करोगे तो पेनल्टी, या फिर अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया तो भी पेनल्टी है। तो देखो एक पेनल्टी ऊपर भी दी थी सबसेक्शन 3 वाली, सबसेक्शन 3 ये रही कि अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम में फाइल नहीं किया, फॉर्म में या फीस नहीं पे करी, प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं फाइल किया तो पेनल्टी अलग है। अगर 1, 2 और 4 नहीं किया तो उसकी पेनल्टी अलग है। ठीक है, अलग अलग क्राइम्स की अलग अलग पेनल्टी होती है ना। तो क्राइम जो सबसेक्शन 3 के क्राइम के लिए पेनल्टी ये रही, 1, 2 और 4 के लिए ये रही। ठीक है, देखो एनुअल रिटर्न मैंने बोला था कंपनी को फाइल करना होता है, इनको भी फाइल करना है, देखो आ रहा है। तो बस ये छोटा सा और कंप्लीट कर लेते हैं बस। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर सेक्शन 34A, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद NFRA constituted under section 130 of the Companies Act prescribe the standards of accounting and standards of auditing as recommended by ICAI under section 3 of the CA Act 1949। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, LLP क्योंकि बुक्स अकाउंट्स मेंटेन कर रही है तो बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। अभी तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़्यादा। अब जैसे तुम इंटरमीडिएट में छलांग लगाओगे, इंटरमीडिएट में पहुंचते ही तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाने शुरू कर देंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 4 नहीं 3 और क्या आएगा तुम्हारा, एक तो 4, 5, 11, 12, इस तरीके से बहुत सारे 29 AS हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सब तुम्हें पढ़ा जाएंगे। फिर इंटरमीडिएट पहुंचो तुम्हें SA पढ़ा जाएंगे, SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंटरमीडिएट में तुम्हारे को पता होना चाहिए 8 सब्जेक्ट है तुम्हारे, पता है ना। उन 8 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट अकाउंट्स, एक सब्जेक्ट ऑडिट है। ये CA वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। CA के अंदर ऐसे नहीं पढ़ा जाते। तो ऑडिट में तुम्हें पढ़ाया जाएगा SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और अकाउंट्स में पढ़ाया जाएगा तुम्हें AS, आगे पीछे लेटर्स AS और SA। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जिन बेसिस पे तुम बुक्स अकाउंट्स बनाओगे, और SA क्या है, जिन बेसिस पे एक CA ऑडिट करेगा। ठीक है, मान लो मैं हूं CA और तुम हो क्लाइंट जो LLP हो, तो LLP फॉलो करेगी AS, और मैं आके देखूंगा कि तुमने जो AS लगाया वो ठीक से नहीं लगाया, तो मुझे कौन गवर्न करेगा, SA स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और मैं चेक करूंगा कि तुमने जो AS लगाया वो ठीक लगाया नहीं लगाया। ठीक है, आगे लास्ट है एनुअल रिटर्न। सेक्शन 34 कह रहा है ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, 35 कह रहा है एनुअल रिटर्न फाइल की जाएगी। एवरी LLP शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद ROC within 60 days of the close of financial year in such form and manner and accompanied by such fees as may prescribed। तो देखो क्या लिख रहा है, हर LLP को एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है ROC के पास, कितने दिन में, within 60 days of the close of financial year in such form and manner as may be prescribed, और फीस भी पे करनी है। तो लिखिए एग्जाम्पल लिखा है, सपोज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द NLP क्लोज ऑन 31 March 2020, then the LLP has to file an annual return with ROC latest by 30 मई। 60 डेज देख रहे हैं ना, तो 60 डेज में देखो 31 मार्च में क्लोज हो रहा है, तो अगला महीना अप्रैल के 30 डेज, और मई में कितने दिन होते हैं, मई में 31 होते हैं, 31 लेंगे तो 61 डेज हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, 30 मई तक आपको फाइल करना है। ठीक है, एनुअल रिटर्न। द LLP contra distinct from Partnership Act has prescribed the filing of annual return in accordance with Companies Act। This is a new feature of the LLP। ये अमेंडमेंट आई है
ठीक है, अब नया चीज़ है तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो एनुअल रिटर्न है ये फॉर्मेट कहाँ है, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है इसका फॉर्मेट, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सेम चीज़ इसके ऊपर भी पेनल्टी, नहीं फाइल करोगे तो क्या है, इफ एनी LLP फेल्स टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड, such LLP and its designated partners shall be liable to a penalty of 1,000 rupees for each day during which such failure continues, subject to a maximum 1 lakh rupees for the LLP and 50,000 for DP। तो सेम चीज़ 30 मई तक फाइल हो जाना चाहिए। 30 मई के बाद फाइल करोगे तो जितना भी लेट आप फाइल कर रहे हो हर दिन की 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ तक जा सकती है, LLP के केस में 1 लाख और DP के केस में 50,000, पर लगेगी पेनल्टी दोनों के ऊपर ही, DP भी लगेगी LLP भी लगेगी। ठीक है, तो ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये जितना भी एनुअल रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट, ये सब उसी में आ रहा है। ठीक है, तो अब कन्वर्जन ऑफ LLP नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे कितना है ये, करा दूँ इतना सही तो है, पेज खत्म हो जाएगा वाला, कुछ भी नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे 2 मिनट लगा लेते हैं खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। हमने याद करो अभी यहाँ पे देख के आए थे हम, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था, सेकंड थर्ड फोर्थ हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो मुझे पता है तुम भूल चुके हो। सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा था, इट डील्स विद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP, मतलब पार्टनरशिप फर्म को LLP में कन्वर्ट करना है तो सेकंड शेड्यूल फॉलो करे, अगर प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना है खुद को तो थर्ड शेड्यूल फॉलो करे, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको LLP बनना है तो वो फोर्थ शेड्यूल को फॉलो करे। करेक्ट, यही चीज़ उन्होंने यहाँ मेंशन कर दी, देख लो बस। कन्वर्जन टू LLP, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म टू LLP, अगर फर्म को LLP बनना है तो सेकेंड शेड्यूल को फॉलो करे और वो सेक्शन 55 है। प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना है तो क्या करे, सेक्शन 56 यानी कि थर्ड शेड्यूल को फॉलो करे, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना है तो फोर्थ शेड्यूल को फॉलो करे जो कि सेक्शन 57 है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सही था, ये तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन जो है कैसे होता है ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, कन्वर्जन कैसे हो गया हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाला पोर्शन रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो बताओ आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई चीज़ पूछे तो पूछो, नहीं? चलो जी, तो आज फिर इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।